Hello everyone, my name is Jhunjhunwala and I am a BTech student here at IIT Kanpur and I am pursuing mechanical engineering from this institute. So today we are going to discuss on vector algebra, which is chapter 10 from NCERT Mathematics. I think we have started this chapter in our previous lectures and we will continue it further. So basically vector algebra deals with what? What is vector? Vector is something which includes the direction also with the magnitude. So in vector algebra, we basically deal with those type of quantities which does not have only magnitude but also have direction. The algebra of these type of quantities we study in this chapter. So we have done all these things in our previous lecture. So let's move ahead. We had done till question number 15 in our last lecture. So let's move ahead with question number 16. Let's start. In question number 16, it is saying find the position vector of the midpoint of the vector joining this and this. ओके देखो अपने को क्या बोला, अपने को बोला कि अपने को इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका जो मिड पॉइंट आएगा उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैंने आपको बताया था। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। वो तो जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है ओपी वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप एज गिवन द क्वेश्चन प्लस 4 k कैप। ओके, and here also let me make it correct. Okay, now okay, let me do that also. So this is my OP vector, this is I cap, this is J cap, and this is K cap. Okay, so this is my OP vector. Now what is my OQ vector? Again, same thing. My OQ vector is OQ vector is equal to 4 i cap plus j cap minus 2 k cap. 4 i cap plus j cap minus 2 k cap. ठीक है, इसमें मैं वेक्टर वगैरह लगा देता हूँ। So this is my OQ vector. This is 4 i cap. This is plus j cap, and this is minus 2 k cap. Okay. So this is my OP vector. And this is my OQ vector. And now what I want? I want the position vector of the midpoint. तो midpoint कैसे निकालेंगे अपन लोग? For midpoint, what will I do? I have to just do p plus q vector by 2। मतलब जो इसका midpoint होगा उसको मैं let's say m मानता हूँ। तो o m vector जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा इसका जस्ट मिड पॉइंट, मतलब 2 + 4 6/2 कितना हुआ 3। तो 3 i कैप प्लस 3 + 1 4 4/2 is 2 2 j कैप प्लस 4 - 2 2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस k कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आएगा ओम वेक्टर ये हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? मैंने क्या किया, मैंने पहले तो वो दोनों वेक्टर लिखे, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तीनों के आई जे कैप, दोनों का आई जे के कैप कॉम्पोनेंट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया, मतलब मैंने दोनों का मिड पॉइंट निकाला। जो मिड पॉइंट का वेक्टर होगा उसी का जो हम लोग ओरिजिन के साथ मतलब 0,0,0 के साथ जो वेक्टर बनाएंगे उसी का हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओ एम वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, तो दिस वाज अवर 16 क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड टू 17th वन। 17th question. What it is saying? It is saying that show points A, B, and C with position vector this and this respectively form the vertices of a right angle triangle. ओके, अपने को बताना है कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये भी सिंपल है, अपन लोग क्या करेंगे, देखो अपने को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अपन लोग पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले तो इसको नहीं पता, मैं बोल देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या बोलती है, जो अपना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना एच, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेसिकली अगर मैं बोलने जाऊं तो इसका मतलब होता है कि दो साइड के सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं ए बी स्क्वायर निकालूंगा, मतलब मैं ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, मैं बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, मैं ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा।
मैं तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर देखूंगा दो का स्क्वायर देखूंगा कि वो किसी तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो रहा है क्या। इफ इट इज देन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं अब। लेट मी फर्स्टली कैलकुलेट ए बी। ए बी इज इक्वल टू, हम सीधे स्क्वायर निकालते हैं ना अपन लोग, ए बी स्क्वायर। ठीक है, सीधे ए बी का स्क्वायर निकालते हैं। कितना आएगा? ए बी देखो कौन कौन सा है। ए बी का स्क्वायर निकालना है तो बी माइनस ए, मतलब थ्री या ए माइनस कुछ भी कर लो, एक ही बात है। थ्री माइनस टू वन, वन का स्क्वायर वन ही रहा, वन। प्लस माइनस फोर माइनस माइनस वन, मतलब माइनस फोर प्लस वन, मतलब थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन। प्लस माइनस फोर माइनस वन, मतलब फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। ठीक है, कितना आया ये आया 35। देखो क्या किया मैंने, थ्री माइनस टू वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर प्लस वन, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस फोर प्लस वन इज थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन। ठीक है, फिर माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर माइनस वन कितना हुआ फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। ठीक है, 35 हो गया। नाउ लेट मी कैलकुलेट बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर वो कितना आएगा देखो, अब मेरे को बी और सी लेना है, तो टू माइनस वन कितना हुआ वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस माइनस वन माइनस ऑफ माइनस थ्री, मतलब माइनस वन प्लस थ्री, मतलब टू, टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, प्लस वन माइनस ऑफ माइनस फाइव कितना हुआ सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना हुआ 36। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 36 प्लस फाइव 41। ठीक है, अब अपन लोग निकालते हैं सी ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर, एक ही बात है। ए सी का स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, हम ए और सी लेंगे तो थ्री माइनस वन, टू, टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, प्लस माइनस फोर प्लस थ्री, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस फोर प्लस थ्री, कितना हुआ वन, वन का स्क्वायर वन, प्लस माइनस फोर प्लस फाइव, माइनस फोर प्लस फाइव कितना हुआ वन, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स। तो अब देखो 35 प्लस सिक्स 41 होता है। इसका मतलब अपन ने क्या डिड्यूस किया यहाँ से, यहाँ से अपने को पता चला कि जो मेरा ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है, सॉरी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है मेरा, दिस थिंग इज कमिंग इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। ठीक है, इससे अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को बोलता है कि बीसी हाइपोटेन्यूज होगा और एसी और एबी बेस और परपेंडिकुलर होंगे। तो चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो ए बी एंड सी आर वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ऐसे इसमें टिपिकल सा कुछ भी नहीं था। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन द ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, तो अपन लोग भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था, ये सही है। ठीक है, अब अपने को इसमें चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। ठीक है, चलो आगे अगले कुछ पे करते हैं। 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अपने को पता है कि जो मेरा ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, लेट मी मेक द वेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये मुझे दिया हुआ है, अब बस मेरे को इसमें मैनिपुलेशन करनी है। अब मैनिपुलेशन करके जो मेरे को ऑप्शन दिए हुए हैं वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसमें मैनिपुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, वो है ना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। आप सी वेक्टर भी नहीं लिख सकते वरना फिर उल्टा हो जाएगा वो। टेल से हेड तक लिखना होता है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो मैं इसी को इधर ले आया, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। और यहाँ पे वापस वेक्टर लगाना जरूरी है, वरना फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, तो ये सही है अपना। ठीक है, फिर अपने को बोला है ए बी प्लस बी सी, हम ऑप्शन नंबर बी और सी सेम है।
अच्छा, बी और सी सेम दे दिया, ठीक है। फिर अपने को बोला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि माइनस ए सी है, मैंने इसको पलट लिया तो एक माइनस और आ गया, वो माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो गया, तो ये भी सही है। फिर ये क्या बोल रहा है, ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। सी बी वेक्टर क्या हुआ? सी बी वेक्टर हुआ ये वाला वेक्टर, और अपन ने क्या इसको माइनस, तो वापस हो गया वो बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम इसमें कुछ लोचा है क्या? 1 सेकेंड जस्ट। ओके, सी। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं होंगे, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है शायद, क्योंकि हमें दोनों में माइनस इसी लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें एक में सी होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो अपने सही आ रहे हैं। क्यों सही आ रहे हैं? क्योंकि माइनस सी बी वेक्टर को मैं प्लस बी सी वेक्टर लिख सकता हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो मैंने प्रूव किया ही है। ए बी प्लस बी सी, अब इसको अपोजिट कर देंगे तो वो प्लस माइनस सी हो जाएगा, और एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस सी हो जाएगा। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब समझ में नहीं आया तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? मैंने जब जस्ट इसको अपोजिट किया। अब मेरे को पता है कोई भी वेक्टर का अगर मैं अपोजिट कर दूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा करने के लिए। तो एसी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम सी ए वेक्टर, ये अपने को पता है ये होता है। एसी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम सी ए वेक्टर, ये अपने को पता है, प्रॉपर्टीज से होता है। वो माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो गया, प्लस सी ए वेक्टर रह गया। तो ये अपना ये वाला ऑप्शन तो सही होगा हमेशा। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये भी सही होगा हमेशा, ये भी जीरो वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो अपना ए ऑप्शन सही है, अपना बी ऑप्शन भी सही है। हम यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे इस एसी की जगह सी होगा, फिर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो एक्चुअली इसमें सी ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे एसी की जगह सी होगा शायद से। और ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये क्योंकि बीसी को मैं माइनस सी भी लिख सकता हूँ, तो मैंने बीसी को माइनस सी भी से रिप्लेस किया। बाकी तो एज इट इज वही वाला है। तो इसमें सही, इसमें जो गलत गलत आंसर है, जो इसमें मतलब नॉट ट्रू है, वो है सी वाला, क्योंकि यहाँ पे एसी की जगह सी होगा बेसिकली। ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और उसमें बेसिकली ऐसे होगा, प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। और ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, मतलब ये नॉट ट्रू वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो वहां पे मिस प्रिंटिंग है, इसलिए मैं उसको सही करके लिख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सी ऑप्शन ये होगा, एक्चुअली जो मेरा सी ऑप्शन है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा सी ऑप्शन ये होगा तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसमें लिख सकता हूँ क्या, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल 0 सही है, सी इक्वल 0 गलत है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, मतलब ये मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसा टिपिकल नहीं था, बस इसमें एक ऑप्शन गलत दिया हुआ था तो अपने को वो देखना पड़ेगा। बाकी तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर है तो बी वेक्टर तो कोई लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हमेशा सही होगा। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर होता है, मान लो एक ऐसा है तो दूसरा भी इसी, मतलब इसी की तरह होगा, समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। बस में एरो किसी भी तरफ हो सकता है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एरो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जो ये वाला वेक्टर, ये सम लैम्डा टाइम्स ये वाला वेक्टर होता है। मैं लैम्डा को नेगेटिव भी ले सकता हूँ, लैम्डा को पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, तो ये ऑप्शन तो सही है। ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी सही है। अगर दो कोलिनियर वेक्टर तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर भी हो सकता है, माइनस के टाइम्स भी हो सकता है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि लेंथ डी वाला देखते हैं, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डी वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि उनकी डायरेक्शन अलग भी हो सकती है। और एक्चुअली में सी वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि उन कंपोनेंट्स का जो रिस्पेक्टिव ए वेक्टर बी वेक्टर के जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे ना, क्योंकि जितने टाइम से एक्स वाला घटेगा उतने टाइम से वाई वाला भी घटेगा, या बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ेंगे। आया समझ में? तो इनके जो
कंपोनेंट्स होंगे ना वेक्टर्स के, जैसे कि अगर मैं लिखूं ए वेक्टर को a1 + b, मतलब इसको मैं करके दिखा देता हूँ सी वाले पार्ट को। सी वाला पार्ट में एक्चुअली नॉट, सी वाला पार्ट भी सही है, डी वाला पार्ट भी सही है, क्योंकि दोनों इनकरेक्ट है। कैसे, वो मैं लिख के बताता हूँ। देखो सी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। सी वाले पार्ट में दिया हुआ है, मान लो मेरा कोई ए वेक्टर है। मान लो मेरा ए वेक्टर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सम ए टाइम्स आई कैप, एक्चुअली a1 टाइम्स आई कैप प्लस a2 टाइम्स जे कैप प्लस a2 टाइम्स जे कैप, ठीक है, प्लस a3 टाइम्स के कैप। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं अपना ए वेक्टर, a3 के कैप, ठीक है। अब वैसे ही मैं अपना बी वेक्टर लिख सकता हूँ। बी वेक्टर किस लिखूंगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कि मेरा बी वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो b1 है इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स a1, यही बोल रहा हूँ ना मैं। b1 is some lambda times a1. Similarly, b2 is some lambda times a2. b2 is some lambda times a2, ठीक है। And b3 is some lambda times a3. b3 is some lambda times a3. तो उसको मैं क्या लिखूंगा, देखो b1 बाई a1 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू b2 बाई a2, है ना। सिमिलर इज इक्वल टू b3 बाई a3, b3 बाई a3, सॉरी, इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो मेरा सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, तो मेरा मेरे को इनकरेक्ट पूछा था, तो बेसिकली सी और डी मेरा सही आंसर है, ठीक है। सो राइट आंसर आर सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये दोनों मेरे राइट आंसर्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट टिपिकल, यू हैव टू जस्ट अप्लाई बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड देन यू आर डन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये लेक्चर खत्म होती है। फिर मैं आगे चलता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या बोला है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है समथिंग लाइक, हम जिसकी मेरे को दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो जब मैं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट करता हूँ, मतलब इसको स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का डॉट, इसको हम लोग इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको अपन लोग लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर बेसिकली होता है ए वन बी वन, मतलब दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बेसिकली। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। ये होता है मेरा स्केलर प्रोडक्ट बेसिकली,
तीनों के दोनों के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि थीटा एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स है तो वो जीरो से पाई के बीच में जा सकता है, बाकी नेगेटिव वाला नहीं लेंगे अपन वो। ठीक है, um, अगर कोई भी वेक्टर जीरो होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो होता ही है, ये अपन लोग बोल सकते हैं। बाकी थीटा पाई होगा तो फिर वो कॉस थीटा माइनस वन हो जाएगा, तो ये डॉट भी हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। हाँ, तो एक चीज, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। whenever two vectors are perpendicular to each other, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल हो जाता है 90, cos 90 हो जाता है जीरो। तो अगर अपने को कभी भी चीज प्रूव करनी है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन सिंपली प्रूव इट बाय showing that its dot product are this its dot product is coming out to be equal to zero। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा इसका मतलब यही है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है कि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, कॉस जीरो इज वन। और इन दोनों आई आई कैप जे कैप के कैप का मैग्नीट्यूड होता है वन, तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। ठीक है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, और आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई जीरो होता है। क्यों? ये अपने को पता है, आई रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, और एक्स और वाई के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। एंड के रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस, और अपने को पता है एक्स वाई जेड तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो किसी भी ऑल्टरनेट का अगर अपन लोग मतलब आई जे आई के कुछ भी करेंगे तो वो जीरो आएगा, और आपस में करेंगे मतलब आई आई जे जे और के तो उनका बनाएगा। ठीक है, और फिर अपन लोग इसको एंगल निकालने के लिए भी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब अगर हमको बोला गया है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो अपन लोग कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। पहले तो अपन लोग ए डॉट बी निकालेंगे, कैसे करके? इस वाले फॉर्मूले से ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। मेरे को दोनों वेक्टर्स दिए होंगे, तो फिर मेरे को ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री दिया होगा, तो यहाँ फिर दोनों के मॉड से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को दोनों के बीच में एंगल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों बराबर आता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बाकी स्केलर वगैरह बाहर आ जाता है, ये तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अब अपन लोग चलते हैं प्रोजेक्शन पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैसे निकालेंगे अपन लोग? उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और जिस पे भी अपने को प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इसको मत भूलना, वरना फिर लाइक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो अपने को गलत आंसर मिलेगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी अपने को किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है किसी दूसरे वेक्टर पे, तो अपन लोग दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जिस पे अपने को प्रोजेक्शन निकालना है। क्योंकि यहाँ पे अपने को बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना था, तो अपन ने बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये होता है पूरा स्केलर प्रोडक्ट की कहानी। अब आई थिंक एक्सरसाइज आएगी, तो अपन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू कंप्लीट as much questions as we can. Let's start. Exercise 10.3. Exercise. Okay, let me write it using text only. Exercise 10.3। ठीक है, तो अपन लोग करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ई डॉट भी दिया हुआ है, वो मैंने अभी आपको बताया था कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या बनाना पड़ेगा मुझे? कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए डॉट बी मतलब वेक्टर फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाय मॉड बी, डिवाइड बाय मॉड बी। ठीक है, तो भाई वेक्टर लगाना मत भूलना, वरना फिर मार्क्स कट जाएंगे। दिस थिंग इज इक्वल टू, ए डॉट बी कितना दिया हुआ है मुझे?
ए डॉट बी दिया हुआ है √6 डिवाइड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2 और √3, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग उसको करेंगे तो क्या होगा, √3 से √6 में कट जाएगा तो √2 बचेगा, √2/2 1/√2 आएगा। कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है 1/√2, और कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे, ये तो अपने को पता ही होगा। तो थीटा कितना आ गया, 45, और अपने को पता है कि अपना थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में लेते हैं अपन लोग। तो 0 से 180 के बीच में एक ही थीटा है जिसपे कॉस थीटा 1/√2 होता है, वो है 45 डिग्री। तो दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरे पे चलते हैं, क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस, अगेन सेम क्वेश्चन। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, a1 b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, a1 है 1, b1 है 3, 1 into 3 is 3, a1 b1 प्लस a2b2, -2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया a2b2 प्लस a3b3, a3b3 कितना हो जाएगा, 3 × 1 मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आ गया a1 b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, दिस थिंग डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी, इसका मॉड कितना आएगा, √1 प्लस 4 प्लस 9, मतलब कितना हो गया, √14। तो ये हो गया √14 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 अगेन। ठीक है, तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया 4 + 3 7 + 3 10, 10/14 आ रहा है। कॉस थीटा कितना आ रहा है, 10/14। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/7, 5/7। एक बार चेक कर लेते हैं, a1 b1 इज 3 + 4 + 3, ठीक है, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 + 4 + 9 14, √9 + 4 + 1 14, ठीक है, तो 5/7। कॉस थीटा आ गया 5/7, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ऐसे केस में आप लोग कैसे लिखेंगे थीटा को लिखेंगे अपन लोग कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है, ये तो आता ही होगा, अगर अपने को थीटा पता नहीं होता तो अपन थीटा को ऐसे लिखते हैं कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ये भी मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या होता है ये होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 1 प्लस a2b2, a2b2 कितना है, -1 × 1 मतलब -1। हेलो, तो ये 0 हो गया, मेरे को डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो यहीं से 0 हो रहा है, मतलब उस वेक्टर को, उस वेक्टर में कोई प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए मैंने बताया ए डॉट बी अगर 0 होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो आप इस वेक्टर को प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते ना, मतलब आप प्रोजेक्ट कब कर सकते हो, जैसे कि एक वेक्टर ऐसे दिया होगा और दूसरा वेक्टर ऐसे दिया होगा, तब तो आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो नीचे, तब तो आप बोल सकते हो कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब इसको आप कैसे प्रोजेक्ट करोगे, इसको मतलब आप ऐसे मानो कि एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, और आप इस वेक्टर पे टॉर्च मार रहे हो, तो फिर इस वेक्टर की जो लेंथ है वो इस वेक्टर पे ऐसे दिखेगी ऐसे। लेकिन आप इस पर टॉर्च मारोगे तो फिर ये वाली लाइन से भी ये पूरा पॉइंट दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो बेसिकली जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है उनका प्रोजेक्शन 0 होता है। तो इन दोनों का प्रोजेक्शन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में क्या बोला, फोर्थ में बोल रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो वापस वही सेम क्वेश्चन करते हैं। a1 b1 कितना है, 1 × 7 7, प्लस a2b2 कितना है, a2b2 है 3 × -1 मतलब -3, -3। ठीक है, प्लस कितना है, 7 × 8 56,
ठीक है, डिवाइड बाई मॉड या मॉड बी। इसका मॉड कितना आएगा, 49 प्लस 9 प्लस 1 मतलब 59। तो हो जाएगा रूट ऑफ 59 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 64, 8 इज 64 होता है, 14 प्लस 1 50, 50 प्लस 64 इज 100, 114। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 3 4, 56 प्लस 4 इज 60, तो इट इज 60 डिवाइड बाई हम 114 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, लेट मी सी कितना आता है। ओ सॉरी, प्रोजेक्शन बोला है ना मेरे को रूट 15 तो लिखना ही नहीं है। सिर्फ मेरे को प्रोजेक्शन बोला है, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्शन बोला है ऑन दिस वेक्टर, मेरे को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैं तो कॉस्ट इतना निकाल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा 60 डिवाइड बाई रूट 114। क्योंकि पोजीशन में क्या होता है, जिस पर पोजीशन लेते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिवाइड बाई रूट 114। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आई होप इट इज ओके। ठीक है, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। शो दैट ईच केस ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। Show that अच्छा, each of the given three vectors is a unit vector, also so that they are mutually perpendicular to each other। ठीक है, यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए क्या करेंगे, तीनों का बोलेंगे, क्या बोलता है, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे ना बेसिकली। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, हम निकालेंगे 2/7 स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है 2/7 आई कैप प्लस, मैं ये वेक्टर के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी के लिए आप लोग लिखा लेना, क्योंकि बेसिकली सिंपल ये कुछ नहीं करना है, प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ठीक है, प्लस 6/7 के कैप। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे को दिया हुआ है वेक्टर ए। अब मेरे को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ। फॉर मैग्नीट्यूड मेरे को इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करना है बेसिकली, बस उसका इंक्लूड करना है। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर मतलब 4/49, 4/49 प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49, 9/49 प्लस 6/7 का स्क्वायर 36/49, 36/49। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, 45 प्लस 4 हो जाएगा 49, 49/49 बेसिकली 1 हो जाएगा। ये वेक्टर कितना आ रहा है, 1। ये तुम्हें शो करना था कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैं कैसे शो करता हूँ, ऐसे शो करता हूँ ना, मैं तीनों के स्क्वायर लेके ऐड करूंगा, उनका अंडर रूट दूंगा तो 1 आ रहा है। सिमिलरली इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं ए डॉट बी करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ। 1/7 तो 1/14 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में हो रहा है। 1/49 मेरे को करना है ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, 3 × -6 -18। ठीक है, +6 + 2 मतलब हो जाएगा +12। कितना हो गया ये हो जाएगा 18 - 18 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर डॉट प्रोडक्ट तभी 0 आता है ना जब वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने प्रूव कर दिया, हैंस दे आर परपेंडिकुलर। सिमिलर वे में मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा, फिर इन दोनों को भी निकाल लूंगा, तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, एंड वी कैन से दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बोला है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मॉड निकालना है। मुझे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी दिया हुआ है। तो मेरे को पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है कि मैं दोनों का सेपरेट कर सकता हूँ। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब मेरे को पता है जो ए वेक्टर का स्क्वायर होगा, वैसे मैं इसको जो एक बार लिख देता हूँ, आपको खोल के दिखा देता हूँ। कैसे खुलेगा? ये ऐसे खुलेगा ना, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। अब आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए प्लस और माइनस आ गया। और ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, बराबर ही होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, माइनस बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। अब यहाँ से मेरा ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में जो होता है ना, वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो हो गया, तो कॉस जीरो तो वन हो जाएगा। बेसिकली हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ए। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है, कॉस जीरो हो जाएगा वन। बचा क्या? मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड इंटू मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? ये दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, 8। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन था। फिर मुझे बोला है कि ए वेक्टर इज 8 टाइम्स बी वेक्टर, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। बेसिकली क्या दिया है? मेरे को दिया हुआ है 64 टाइम्स बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर। कितना हो जाएगा वो? सीधे लिखता हूँ ना, चलो लिख देता हूँ एक बार। 64 टाइम्स बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है। अब मेरे को पता है ये हो जाएगा 63 टाइम्स बी वेक्टर का स्क्वायर। 63 टाइम्स बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से मेरे को बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई। जो मेरे बी वेक्टर का मॉड है, मेरे बी वेक्टर का मॉड है, वो कितना हो गया? बी वेक्टर का मॉड हो गया √8/64। सिंपल। कितना हो गया? √8/63। और मैं नेगेटिव वाला क्यों लूंगा? क्योंकि मेरे को पता है मॉड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रूट आएगा। 8/63। ठीक है, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ए वेक्टर हो जाएगा मेरा 8 टाइम्स बी वेक्टर, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली, तो मुझे मिल जाएगा मेरा ए वेक्टर। सिंपल। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। वैसे में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी दो वेक्टर का आपस में डॉट होता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या लिखा है? इवैल्यूएट द प्रोडक्ट दिस। तो इसको मैं वैसे करूंगा टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 10। 10 टाइम्स ए वेक्टर का स्क्वायर, 10 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस नहीं नहीं 21 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 21 टाइम्स ए डॉट बी। फिर आएगा -10 टाइम्स बी डॉट ए -10 टाइम्स बी डॉट ए -35 टाइम्स बी का स्क्वायर -35 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर। ये मुझे दिया हुआ है कितना, मुझे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे वेक्टर से लगाता हूँ। ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, ये बी, ये ए, फिर ये वापस बी। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होगा? यहाँ पे देखो कितना बचेगा। यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे है 10 mod a² -35 mod b² +11 टाइम्स ए डॉट बी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 10 टाइम्स
मॉड ए स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि मुझे वैल्यू दी नहीं है, तो उससे यहीं पे मेरा यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 10 टाइम्स बी डॉट ए इज 11 टाइम्स ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कम्यूटेटिव होता है, इसलिए इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। -35 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से ये होगा। और चाहे तो मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ओके, having the same magnitude and such that the angle between them is 60 डिग्री। सब कुछ तो दिया हुआ है अपने को, स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है हाफ। हाफ इज इक्वल टू, मैंने बोला था मॉड ए मॉड बी टाइम्स कॉस थीटा। मॉड ए और मॉड बी बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट्स से मैं मॉड ए ले लेता हूँ। मतलब मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि मॉड ए और मॉड बी बराबर है। तो मॉड ए स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा, और थीटा मुझे दिया हुआ 60 डिग्री, कॉस 60 होता है हाफ। लो, हो गया सॉल्व। यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, क्योंकि मुझे कुछ में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, अपने को स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करनी थी। ठीक है, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड मॉड एक्स। मॉड एक्स निकालना है मुझे फॉर यूनिट वेक्टर है ए, मुझे दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर है। तो पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आएगा मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर। फिर आएगा माइनस, नहीं प्लस, एक्स वेक्टर और ए वेक्टर, प्लस एक्स डॉट ए, एक्स डॉट ए, ऑब्वियसली वेक्टर ही है। फिर आएगा माइनस ए डॉट एक्स, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए डॉट एक्स को मैं एक्स डॉट ए लिख सकता हूँ, मैंने आपको कितनी बार बताया है इस बात को, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस, नहीं माइनस मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए मुझे दिया हुआ है 1 है, तो -1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा मॉड एक्स मिल जाएगा कितना, 12 + 1 13 हो जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा मेरा मॉड एक्स। तो मेरा जो मॉड एक्स है वो है 13। अगेन मैं नेगेटिव रूट नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया, इज इक्वल टू √13। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोला है इसमें, तीन वेक्टर दिए हुए सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू इस परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो ए है 2 माइनस लैम्डा, 2 + λ भी, तो ये हो जाएगा -λ टाइम्स आई कैप प्लस 2 λ टाइम्स जे कैप प्लस टाइम्स के कैप। पहले वाले में जाएगा 2 - λ आई कैप, हो जाएगा 2 - λ आई कैप। फिर हो जाएगा 2 + 2 λ टाइम्स जे कैप प्लस 2 + 2 λ टाइम्स जे कैप, 2 + 2 λ टाइम्स जे कैप। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 + λ टाइम्स के कैप प्लस 3 + λ टाइम्स के कैप, 3 + λ टाइम्स के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ये वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ये मुझे दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो मैं इन दोनों का डॉट करके जीरो कर देता हूँ, तो वही मेरे को फिर वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली मुझे बोला गया है
कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब आपको बताया था कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। बेसिकली ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का जो अब हम डॉट करेंगे सी वेक्टर के साथ, तो वो जीरो आना चाहिए। इसका डॉट विथ सी वेक्टर शुड कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो करते हैं। टू माइनस लैम्डा टाइम्स थ्री, मतलब थ्री टाइम्स टू माइनस लैम्डा ए वन बी वन करते हैं ना हमेशा, हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू। अब चूंकि मेरे को यहाँ पे बी टू दिया हुआ है वन, और ए टू दिया हुआ है टू प्लस टू लैम्डा, तो प्लस टू लैम्डा, ये हो जाएगा मेरा ए टू बी टू। ठीक है, प्लस ए थ्री बी थ्री। अब चूंकि मेरे को यहाँ पे बी थ्री दिया हुआ नहीं है, बी थ्री जीरो है, तो ए थ्री बी थ्री जीरो हो गया, तो दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ से मैं लैम्डा निकाल लूंगा। सिक्स प्लस टू एट, एट माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा कितना मिल जाएगा, एट। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एट मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहे हैं, शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिस वेक्टर फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगेन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेकर जीरो करना है बस। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर वो जीरो आता है तो वो परपेंडिकुलर है, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर प्लस मॉड बी टाइम्स ए वेक्टर मॉड बी टाइम्स ए वेक्टर। इस वेक्टर का मुझे डॉट करना है। ये थोड़ा गंदा बन गया है, ये बी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डॉट करना है विथ मॉड ए टाइम्स बी वेक्टर मॉड ए टाइम्स बी वेक्टर माइनस मॉड बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस मॉड बी टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, बेसिकली मुझे ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस थिंग डॉट दिस थिंग, तो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, सॉरी मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स बी डॉट बी, बी डॉट, क्योंकि डॉट तो आप लोग वेक्टर का ही करोगे ना, और मॉड तो स्केलर है, क्योंकि वो एक मतलब वो लिखा हुआ है। तो डॉट मॉड ए स्क्वायर टाइम्स बी डॉट बी माइनस मॉड बी टाइम्स बी डॉट ए माइनस मॉड ए, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, माइनस मॉड बी टाइम्स बी डॉट ए, चाहे ए डॉट बी की बात है, मैं हमेशा ए डॉट बी लिखूंगा उसको, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, वेक्टर 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 प्लस मॉड बी मॉड ए टाइम्स ए डॉट बी। देखो दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे, ए डॉट बी, अगेन वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर 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 माइनस मॉड बी का स्क्वायर टाइम्स ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा है इसको सॉल्व करके। अब देखो एक चीज तो सीधे सीधे है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज स्ट्रेट अवे कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी डॉट बी, मैंने आपको बताया जब भी किसी वेक्टर का हम लोग डॉट करते हैं उसके खुद के साथ, तो वो चीज हो जाती है उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बेसिकली लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर।
बेसिकली ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों का डॉट तक 0 आ रहा है, हेंस दी स्टार्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज तो सिंपल ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है? इफ ए डॉट ए 0 है, ठीक है, मतलब मॉड ए 0 है, क्योंकि ए डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर। बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा मॉड ए 0 दिया हुआ है। मॉड ए वेक्टर इज 0। ठीक है, फिर मुझे क्या बोला है? एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो 0। ए डॉट बी भी 0 है। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं? देखो, अगर अपन लोग बोल रहे हैं कि मॉड ए 0 है, तो ए डॉट बी तो वैसे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी जाएगा मॉड ए टाइम्स मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अभी मॉड ए 0 है, तो मैं बी के बारे में क्या बोल सकता हूँ? बी के बारे में मैं मतलब ऐसे अंदाजे लगा सकता हूँ, पक्के से तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा जो 0 हो रहा है वो तो मॉड ए से ही हो जा रहा है। तो मैं आपको वो तो बता नहीं सकता कि मेरा मॉड बी 0 है कि नहीं है। बट मैं इस पर कमेंट कर सकता हूँ। मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मेरा मॉड 0 आ रहा है, तो मेरा मॉड बी वेक्टर, जो मेरा बी वेक्टर है, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ए डॉट ए को 0 बोल रहा हूँ, मतलब मेरा मॉड 0 है, तो ए डॉट बी तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा मेरे साथ, क्योंकि ए डॉट बी होता है मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो बी वेक्टर को मैं कुछ भी ले लूँ, अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लूँ बी वेक्टर को, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगी ए डॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मॉड 0 है। तो बेसिकली हम लोग बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन से दैट अवर बी वेक्टर इज नथिंग बट एनीथिंग, मतलब हम बी वेक्टर कुछ भी ले, तो हम कोई भी वेक्टर को एनी वेक्टर ले सकते हैं, तब जाके मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये वेक्टर का मॉड 0 है। सो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन मेरी हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि मेरे को ए वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है और मेरा ए वेक्टर 0 है। सो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला है? हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन लोग आज के लिए ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर है, तो मुझको इसकी वैल्यू बतानी है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। ये करना है मुझे। तो इसको मैं कैसे करूंगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। आई थिंक ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो अपन इस वीडियो में इसको कवर कर नहीं पाएंगे। तो क्या बोलता हूँ, मैं 14 वाला करता हूँ, 13 वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा लंबा है इसलिए। तो ए वेक्टर 0 वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर 0 वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी 0 बोला है। ऑब्वियसली ये भी वापस 0 जाएगा, क्योंकि मॉड ए 0 है, मॉड बी 0 है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हाँ, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस थीटा 0 हो सकता है। इसका रीजन क्या है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज cos theta can be equal to 0. Cos theta can be 0 if both vectors are 90 degree to each other. क्योंकि cos 90 0 होता है if both vectors are in 90 degree perpendicular to each other. ठीक है, तो इस केस में मेरा cos थीटा 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 हो गया, तो फिर ये वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी हो, मतलब ये वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? वापस बता रहा हूँ, कन्वर्स इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें ए डॉट बी में ए बी cos थीटा आता है, तो cos थीटा भी 0 हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर भी 0 हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। बाकी क्वेश्चंस कितने बचे हैं? आई थिंक ओके, 3 4 ही बचे हैं वैसे तो। बट इसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक जो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लंबा जाएगा, और 14 भी एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग है इसलिए। सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड विथ फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप समझ में आया होगा। देखो, एक्सरसाइज तो सारी सिंपल थी। अपने को बस स्केलर प्रोडक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वहां से अपन लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। इसके एप्लीकेशन अपने को समझ में आए होंगे कि इससे अपन लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर पे। ठीक है, बाकी ए डॉट बी क्या होता है पता होना चाहिए, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, वैसे करके। ठीक है, और दो वेक्टर का डॉट आपस में उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसी अगर अपने को बेसिक चीजें पता है, तो दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली वेरी सिंपल एंड इजली डूएबल। ठीक है, फिर बाकी अगर कोई डाउट आया हो तो उसको एक बार रिविजिट कर लेना, एंड देन वी विल प्रोसीड इन अवर
next session. So I hope you have understood it. Thank you.